नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस वीडियो में। टॉप 15 क्वेश्चन होंगे फोर्स एंड मोशन के टॉपिक से, जो कि केवीएस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स और मोशन में से के टॉपिक में से इन 15 में से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और 15 में से 10 से 11 आंसर आप लोगों को आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको थॉरली इंजॉय करेंगे। लेट्स सी इट। थैंक यू। चलिए पहला आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर, और इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। मतलब हम जब किसी रॉक को हिट करते हैं तो हमको भी दर्द क्यों होता है ना। हाथ से हिट किया तो आपके हाथ में भी दर्द हुआ, बिकॉज ये न्यूटन के थर्ड लॉ की बात हो रही है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी क्रिया की बिल्कुल उसी बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप सेम फोर्स अगर किसी चीज को हिट करेंगे तो वो चीज भी आपको आप पर सेम फोर्स लगाएगी। इसीलिए जब हमारा हाथ स्टोन पर या रॉक पर हम प्रेशर से फोर्स लगाते हैं तो स्टोन भी उतना ही फोर्स हमारे हाथों पे लगाती है, जिस कारण से हमें दर्द होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि एक समान गति के साथ वस्तु, मतलब कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्या हो सकता है। त्वरित नहीं हो सकते, मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये गलत है। ये त्वरित हो सकती है, ये बात सही है। सदैव त्वरित है, ये बात सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि एक्सेलरेशन होता है। जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है। वेलोसिटी इसमें जीरो होता है, ठीक है। वेलोसिटी इसमें क्या होता है, जीरो होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, वो एक्सेलरेशन आपका कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे कौन सा होता है, फ्री फॉल होता है। जब बॉडी फ्री फॉल करती है ऊपर से ग्रेविटी में, तो एक्सेलरेशन हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलिए कि इनमें से कौन सा आभासी बल है जो आभास होने पे लगता है। देखिए सर्कुलर मोशन में यहाँ बात हो रही है। सर्कुलर मोशन में जब सर्कुलर मोशन मतलब जब वृत्तीय आकार में जो मोशन करते हैं तो दो बल लगते हैं। एक बल अंदर की ओर लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में इसको बोला जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल। और इसके अपोजिट में एक बल लगता है स्टार्टिंग में ही, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए तो आप जब रस्सी बांध के पत्थर को घुमाते हैं तो रस्सी टूटते ही पत्थर यूं निकलने की कोशिश करता है, टेंजेंट, बिकॉज ये वाली फोर्स उस समय एक्स्ट्रा हो जाती है और वो पत्थर को आगे की ओर मूव कर देती है। आप अगर इसे एक और देखना चाहें तो बाइक चलाने वाला व्यक्ति या साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अपने घुटने अंदर की ओर क्यों झुका लेता है, बिकॉज उसे अंदर में एक फोर्स डेवलप करनी पड़ती है जो बाहर वाली फोर्स के इक्वल हो, तभी वो गोल गोल घूम पाएगा। और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो आपका है अभिकेंद्रीय बल, ये अंदर लगता है और अपकेंद्रीय बल बाहर लगता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल, इसको सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जो बाहर की ओर लगता है, इसको आभासी बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किससे रिलेटेड है, ऊर्जा से, कार्य से, गति से या जड़त्व से। किसे, जड़त्व, मतलब इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया सुना है ना आपने, बस में आपको जो धक्का लगता है, बस अचानक ब्रेक ले लेती है तो धक्का लगता है आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया वही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। मतलब क्या, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगाएंगे, बाहरी बल नहीं लगाएंगे, वो मोशन में नहीं होगा। और मोशन में है तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा वो मोशन नहीं रुकेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक साइकिल चालक को सर्कुलर गति में क्यों घूमना चाहिए, सर्कुलर गति में किस ओर झुकना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था ना, कोई सर्कुलर घूम रहा है तो व्यक्ति को किस ओर घूमना पड़ेगा। साइकिल चल रही है तो व्यक्ति किस ओर घूमेगा, अंदर की ओर घूमता है वो, है ना, अंदर की ओर। क्यों, केंद्र की ओर घूमता है, सेंटर की ओर। सी ऑप्शन है इसका, सॉरी हाँ सी ऑप्शन है इसका, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो। क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, वो डेवलप हो। अगर ये फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगी तो हम लोग गिर जाएंगे, ठीक है जी, बाहर की ओर भाग जाएंगे, गिर जाएंगे, हम सर्कुलर फॉर्म में घूम सकते ही नहीं। छठा क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पाथ पे एक गतिशील व्यक्ति एक उदाहरण है किस चीज का, समान गति और चर वेग का, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। इसमें देखिए मोशन तो यूनिफॉर्म होता है लेकिन वेलोसिटी वेरी करती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा वाला। सेवंथ क्वेश्चन की ओर आगे चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट कार्य करता है सर लीनियर मोमेंटम के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट काम किस पे करता है, रेखीय संवेग
संरक्षण के ऊपर। और ये न्यूटन का जो तीसरा लॉ है उसके बराबर ही होता है। आप राइफल से गोली मारते हैं तो आपके शोल्डर से पुल अप होता है, ये भी वही सेम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलेंगे, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। आप देखते हैं ना कि हम पानी में, बाल्टी के पानी में छपाक से हाथ मारते हैं तो पानी ऊपर निकलता है, बिकॉज क्यों ऐसा होता है। या समुद्र में जो नाव, नदी में जो नाव होती है उसको जब चलती है तो अगल बगल पानी हट जाता है। ये नियम कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई चीज जितना वाटर डिस्प्लेस करती, मतलब कोई व्यक्ति मतलब कोई वस्तु जैसे नाव है या कोई भी है, अगर वो किसी तरल चीज के ऊपर तैरती है तो उसके ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, बायोंट फोर्स बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, है ना। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल वस्तु में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो बायोंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, वो किसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा कि जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया है, जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया है उतना ही बायोंट फोर्स लगता है, इसीलिए वो चीज़ डूब नहीं पाती है। अगर बायोंट फोर्स ना लगे तो चीज़ सीधे सीधे नीचे दब जाएगी और वो डूब जाएगी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो मतलब जितना नाव का भार है उतना पानी डिस्प्लेस होगा। आप मग लेके देखना बाल्टी में, उसे डुबाना, तो जितना मग का वेट होता है उतना पानी वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, इसीलिए वो डूबता नहीं है। और जब सारा वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे चला जाता है। 9th क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है। देखिए ये तो सारे तगड़े बल हैं, ये तो ये ऑप्शन सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, सॉरी गुरुत्वाकर्षण वाला इसमें जो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल पुल, ये सबसे कमजोर है इन चारों के हिसाब से, ठीक है ना। वैसे इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है लेकिन इनमें सबसे कमजोर है ये। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर फोर्स आती है, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, चुंबकीय वाली, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें कौन सी है, न्यूक्लियर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये तो वीक न्यूक्लियर और एक स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर होती है, तो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नाभिकीय बल होता है, ठीक है। और इन चारों में सबसे कम कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलते हैं तो एक सर्कुलर पाथ पे गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा। मतलब सर्कुलर मोशन में ध्यान रखिए आप, जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई वहीं आई, मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तो शून्य हो गया, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी ऑलवेज विल बी जीरो, तो इसका आंसर जीरो रहेगा। डन। 11th की ओर चलिए, 12th पीसी में दिख रहा होगा आपको। 11th को तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मतलब आपने कोई पत्थर उठाया और हाथ उठा के फेंक दिया, तो जो सेमी कर्व है ना, सेमी सर्कुलर जो रूप में फ्लो में पत्थर उड़ता रहता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब हम जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को ऊपर की ओर दिशा में करके फेंकते हैं और कुछ दूर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की ओर आती है, तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, सेमी कर्व बनता है एक तरह से, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य वक्र। 12th पीसी में दिखा रहा है कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। रेल की गति ट्रांसलेटरी मोशन होता है जिसमें रूपांतरित गति के रूप में इसको कहा जाएगा, है ना। क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक वेग से समान दूरी तय करते हैं। देखा जाए तो रूपांतरित जो मोशन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है कर्वी लीनियर मोशन, वक्रीय मोशन, ठीक है। तो ये सरल रेखीय मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है रूपांतरित में। डी फॉर दिल्ली। 13th की ओर अगर हम चलेंगे तो ये बोला हुआ कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, त्वरण। ऑप्शन बी, इसका त्वरण घट जाएगा। या ऑप्शन सी, इसका जो वेग है वो परिवर्तित होता रहेगा। ऑप्शन डी, इसका वेग एक समान रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। सी फॉर कैलकाटा, इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। हाँ, डन। अब अगर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। गोला देखेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है ये, ठीक है ना। तो एक तरह से पैराबोला क्रिएट करता है ये। 15th को अगर बोलेंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। किसमें होते हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा समान परिमाण वाले होते हैं, समान इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब जितना तेजी से मैंने पुल किया उतना ही तेजी से दूसरी तरफ से पुल आएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो बी फॉर बॉम्बे इसके साथ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन बराबर आएगा, ठीक है।
डन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि आगे मैं सुधार कर सकूँ। थैंक यू।